everyone, welcome to IFS. I hope you all are doing well. हमारे साथ में कनेक्टेड है आज श्रुति and she has recently qualified CSIR NET Life Science. So let's know her journey. कैसे प्रिपरेशन किया था, इनसे आप क्या सीख सकते हो. Let's know everything. So hi Shruti, how are you doing? हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. Okay, very good evening dear. So first of all, a big congratulations because हमको पता है कितनी मुश्किल एग्जाम होती है and you have managed to qualify it. So please tell me about your result, about your rank and everything. मेरा राजस्थान मतलब ऑल इंडिया रैंक 56 था और मेरा रिजल्ट स्कोर मतलब परसेंटाइल में था 97.69 परसेंटाइल. Okay, great. So congratulations, a big congratulations. तो प्लीज पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आपने मास्टर्स कब कंप्लीट किया था, कहाँ से किया था, क्या सब्जेक्ट था आपका? मेरा मास्टर्स जूलॉजी में था. मैंने 2021 में कंप्लीट किया था. MLSU राजस्थान में उदयपुर में गवर्नमेंट मीरागंज कॉलेज एंड मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी उधर से कंप्लीट किया था. ओके ग्रेट. सो बहुत बढ़िया. सो टेल मी कि इन द CSIR NET सिलेबस होते हैं 13 यूनिट्स. तो क्या आप मुझे बताओगे कि बीइंग अ जूलॉजी एस्पिरेंट कौन से यूनिट्स थे जो आपको इजी लगते थे, कौन से यूनिट्स आपको डिफिकल्ट लगते थे? मुझे तो जेनेटिक्स बहुत अच्छा लगता था. इजी लगता था. जेनेटिक्स अच्छा लगता था, मेथड्स भी अच्छा लगता था और मुझे इकोलॉजी थोड़ी नहीं पसंद थी. मतलब मेरा पर्सनल वो है ओपिनियन है. जूलॉजी का मुझे नहीं पता, लेकिन जेनेटिक्स और ये मुझे अच्छा लगता था और इकोलॉजी मुझे थोड़ी इतनी अच्छी नहीं लगती थी और प्लांट फिजियोलॉजी भी. ओके. तो मुझे एक और चीज बताओ कि आपका जो रिजल्ट आया है, वेयर यू एक्सपेक्टिंग दिस रिजल्ट या फिर आप कुछ इससे बेहतर एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर आपको लगा था नहीं होगा सिलेक्शन? आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी इससे? मेरा एक पॉइंट तो ऐसा आया था कि जब मतलब मैंने स्टार्ट तो किया था बहुत जोर से, क्योंकि और मुझे गाइडेंस भी बहुत अच्छी मिली थी क्योंकि मैंने ये ज्वाइन कर लिया था. तो मैं तो ये मानती हूँ कि मेरा जो भी रिजल्ट रहा मतलब इतना अच्छा, मुझे ज्यादा ही अच्छा मिला क्योंकि मैंने आपसे गाइडेंस ली थी. इसीलिए मैं इतना अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे बीच में थोड़ी पढ़ाई में लैग आ गया था. ओके. फिर भी मेरा हो गया. तो मैं ये मानती हूँ कि क्योंकि मेरे पास अच्छी गाइडेंस थी इसीलिए मेरा हो पाया. तो क्या आप कुछ बताओगे उस गाइडेंस के बारे में कि क्या टिप्स थे, क्या आपका मोटिवेशन था बिहाइंड दिस प्रिपरेशन? यही कि एक तो मुझे इतने अच्छे से सब कुछ मिल रहा है, सारा मटेरियल मिल रहा है, सब पढ़ा रहे इतने अच्छे से, इतने मोटिवेशनल वे में, पॉजिटिव वे में पढ़ाया जाता था. तो मुझे लगता था कि जब सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेरे टीचर्स मुझ पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उससे ही मुझे मोटिवेशन आ जाता था. और ये भी था कि मुझे करना ही है, मुझे यही करना है, इसी फील्ड में जाना है. तो मुझे ये था कि मुझे करना है और मेरा होगा सिलेक्शन. तो लास्ट में मुझे लग रहा था लैग आ गया था, बट वो कैचअप हो गया था क्योंकि. ओके, ग्रेट. सो टेल मी कि आपका स्केड्यूल क्या होता था? सिंस आपने कहा कि आपने सेशंस भी अटेंड किए हैं हमारे सारे, तो आप कैसे प्रिपेयर करते थे कि हमसे कितना पढ़ते थे, सेल्फ स्टडी, क्वेश्चन प्रैक्टिस? तो आप आपका रूटीन क्या रहता था डे टाइम पे पूरा? मैं एक्चुअली जॉब भी कर रही थी साथ में. ओके. तो मैं मॉर्निंग के सेशन अटेंड कर लेती थी. थोड़ा सा जो बच जाता था मैं शाम को आके 6 बजे आके कर लेती थी. ओके. फिर एंड व्हाट अबाउट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस? यस, प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस मैंने रिवीजन बहुत अच्छे से किया और क्वेश्चंस भी जो प्रैक्टिस किए वो मतलब मैं साथ ही साथ करती जाती थी. जो टॉपिक होता था, जैसे आज सुबह जो पढ़ा है वो शाम को उसको रिवीजन करके जो डेली प्रैक्टिस पेपर्स होते थे उनको सॉल्व कर लेती थी. ओके. और जो एंड के मंथ्स थे उसमें मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ज्यादा करी. ओके. तो टेस्ट सीरीज थी उनका रिवीजन और ये सब. डेफिनेटली ये अच्छी स्ट्रैटेजी है कि एग्जाम जब पास आती है तो प्रैक्टिसिंग मोर क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको आपके एग्जाम के सिलेक्शन के एक स्टेप पास लेके जाता है डेफिनेटली. एंड टेल मी कि कौन से टॉपिक से आपको डर लगता था या फिर लगता था यार ये मुझसे ना हो पाएगा, डर लग रहा है, प्रिपरेशन नहीं हो रही है, क्वेश्चंस नहीं बन रहे, कोई टॉपिक था ऐसा आपके लिए? मेरा तो ऐसा टॉपिक, एक तो डाइवर्सिटी मैंने इतने अच्छे से नहीं पढ़ के गई थी. ओके. और दूसरा मैंने बायोकेमिस्ट्री वाला टॉपिक था, वो थोड़ा सा मैं भूल जा रही थी. ओके.
सो सिंस वी नो कि आपके 200 मार्क का एग्जाम है, बट टू क्वालिफाई द एग्जाम आपको लगभग 120 मार्क्स चाहिए है, 120 130 का रेंज हम एक देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमें नहीं लगता है कि आपको पूरे 13 यूनिट्स प्रिपेयर करने चाहिए। टेल मी व्हाट इज योर टेक ऑन दैट, कि आपने कितने यूनिट्स को अच्छे से प्रिपेयर किया था, क्या आपने छोड़ दिया था, आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? स्टार्टिंग में मैंने सारी यूनिट्स प्रिपेयर करने की कोशिश करी थी, लेकिन फिर वो हो नहीं पा रहा था सबका रिवीजन और सब, क्योंकि जॉब भी थी मेरी और फिर मैं पीएचडी भी मैंने एनरोल कर लिया था। ओके तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि है ना, अब मैं 7 यूनिट्स टारगेट करके चलूंगी जो मेरे को बहुत अच्छे से आती हैं, जो Okay. मतलब मेरी फेवरेट है। और जेनेटिक्स और डेवलपमेंट बायोलॉजी और मेथड्स में तो मेरे को कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। बायोकेमिस्ट्री में भी सर ने इतने अच्छे से पढ़ाया था कि मतलब मुझे डिफिकल्ट लगती थी, पर फिर जब सर से पढ़ती थी तब मुझे लगता था कि इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग भी लगती थी। तो इसीलिए मैंने 7 यूनिट्स मैंने टारगेट करी थी। ओके बढ़िया। एंड टेल मी, हम हमेशा बच्चों को बोलते हैं कि जो संडे टेस्ट आपको मिलता है उसको मिस मत करना, फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, संडे टेस्ट पूरा अटेम्प्ट करो। टेल मी कि व्हाट डू यू थिंक कि क्या बेनिफिट होता है इन फुल लेंथ टेस्ट को अटेम्प्ट करने का? इससे पहले भी मतलब मैंने दिया था एग्जाम, तो मैं क्या करती थी, टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करती थी, फिर तो टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आती थी और कॉम्प्रिहेंशन में कि जो क्वेश्चन है उसको पढ़ने में पढ़ के डर लग जाता था। तो उस टाइम में तो प्रेशर हैंडल करना आ जाता है। ओके ओके ग्रेट। सो डेफिनेटली यस, आई थिंक टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा स्किल है बिकॉज आपके पास ऑप्शंस बहुत है। 75 में से आपको 25 सॉल्व करने हैं, बट उसको उस टाइम पे कैसे मैनेज करना है, पार्ट ए बी सी, वो सारा खेल आप लोग मॉक टेस्ट से सीखते हो स्टूडेंट्स। एंड टेल मी श्रुति कि आपका क्या स्ट्रेटेजी था, कि आप किस सीक्वेंस से सॉल्व करते हो पेपर, ए बी सी या सी पहले, व्हाट वाज योर सीक्वेंस? मेरा तो मैं सी पहले करती हूँ क्योंकि ज्यादा स्कोरिंग होता है और मुझे सी थोड़ा टेक्निकल पार्ट थोड़ा अच्छा लगता है, मेमोराइजेशन वाला पार्ट थोड़ा सा मुझे लगता है, तो पहले मैं सी करती हूँ। ओके ओके ग्रेट। और फिर बी करती हूँ, फिर ए मेरा लीस्ट फेवरेट है। एंड आप लगभग कितने मार्क्स का अटेम्प्ट करके आते हो एग्जाम में? मेरा जो एग्जाम था, जो मेन एग्जाम था, उसमें तो मैंने पार्ट सी में 25 में से 25 ही अटेम्प्ट किए थे पार्ट सी में। उसमें मेरे 20 करेक्ट हुए थे। और पार्ट बी में मैंने कम अटेम्प्ट किए थे, पार्ट बी में मैंने 22 अटेम्प्ट किए थे, उसमें से कुछ गलत हुए। नहीं यस, बोलते हैं बच्चों को कि आप पार्ट सी में से मैक्सिमम मार्क्स लेके आओ, और जो 100 मार्क अगर आपने वहां से 90 भी आपने मार्क्स ला लिए तो आपको बच्चे जो 20-30 मार्क है वो तब आराम से फिर बी और ए से लेके आ जाओ। तो डेफिनेटली। एंड टेल मी कि सिंस आप पार्ट सी से स्टार्ट करते थे तो आपका कितना टाइम लगता पार्ट सी सॉल्व करने को, आपकी स्पीड कितनी डेवलप हुई थी? काफी, मैंने मेन एग्जाम में तो मैंने 40 मिनट में पार्ट सी कर लिया था। व्हाट? 40-45 मिनट्स में हो गया था। ओके हाँ, ऐसे ही कुछ हुआ था, कम टाइम लगता था। और पार्ट बी में और फिर पार्ट ए में फिर रीचेकिंग में सब टाइम जाता था। ओके एक बार हाँ। सो दैट्स ग्रेट। एंड टेल मी कि बीइंग अ बायोलॉजी एस्पिरेंट हमें थोड़ा सा डर होता है विद द न्यूमेरिकल्स पार्ट, सो आपका उस पे क्या टेक है कि आप न्यूमेरिकल्स कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर लेते हो या क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स ने? मैंने गलती करी थी कि मैंने पार्ट ए को थोड़ा कम सीरियसली लिया था, तो मैं तो फिर उसी में मेरे सारे मार्क्स चले गए थे। पार्ट ए में मेरे सबसे कम मार्क्स आए थे और उसी थोड़ा सा मैं उस पर ज्यादा मेहनत कर लेती तो थोड़ा अच्छा रहता। तो मैं पार्ट ए में मैंने कम मेहनत की थी। उसको मैंने क्या किया, सारे जो क्लासेस तो होती थी पर मैं उसको सोचती थी कि ये तो पार्ट ए है, इसमें ज्यादा क्या मेहनत करनी, मतलब कर लेंगे लास्ट में। फिर आई थिंक पार्ट ए को अगर अपने थोड़ा बहुत भी लेक्चर्स देख लिए या अपने क्वेश्चन भी थोड़े से प्रैक्टिस कर लिए टेस्ट के साथ साथ में, तो आई थिंक आप आराम से 5-6 क्वेश्चंस तो वहां से पिक कर सकते हो। एक लाइक विदाउट नोइंग मेनी फॉर्मूलाज भी हम लोग कुछ सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पता है तो आई थिंक कम टाइम आप आराम से वहां से 10-12 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बट यस, थोड़ी सी आपको उसमें प्रैक्टिस होनी चाहिए, ज्यादा नहीं। ओके जी। एंड टेल मी एनी लास्ट टिप फ्रॉम योर साइड जो आप बताना चाहोगे फॉर द न्यू एस्पिरेंट जो अभी एग्जाम देंगे, कुछ आपकी तरफ से? हाँ, मैं यही बताना चाहूंगी कि एक तो टाइम बहुत प्रेशियस है, तो मैंने तो अपना मतलब देर से गाइडेंस ज्वाइन करी, देर से कोचिंग ज्वाइन करी। मैं तो ये कहूंगी कि सही गाइडेंस बहुत जरूरी है और अपना प्रायोरिटी क्या है ये भी आपको डिसाइड करना चाहिए। यस, एक तो गाइडेंस, दूसरी प्रायोरिटी, तीसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस
और सेल्फ डिसिप्लिन जब आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो। बिल्कुल। आई थिंक आपने जो लास्ट वर्ड कहा ना, सेल्फ डिसिप्लिन, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज डेफिनेटली व्हेन यू आर जॉइन एन ऑनलाइन सेशन, अगर आप ऑफलाइन में हो तो हमारी नजरों के सामने हो, आपको हम हमेशा टोक सकते हैं, बट आप घर पे हो, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप खुद इतने डिसिप्लिन्ड हो कि नहीं मुझे इतना पढ़ना है, इतना टाइम देना है, थोड़ा 5-6 महीने मैंने नहीं यूज किया सोशल मीडिया कुछ, तो आई कैन मैनेज, तो दैट विल रियली हेल्प यू टू क्वालिफाई द एग्जाम। So that's great, Shruti. It was great to interact with you. मजा आया आपसे बात करके, and I think बच्चों ने काफी कुछ सीखा है। बच्चों याद रखो, बहुत एक प्यारा वर्ड पता चला है, पता नहीं चला, हमको पता था, बट यस, सेल्फ डिसिप्लिन इज अ वर्ड विच मैं याद रखूंगी अभी तो, कि जो भी ऑनलाइन एस्पिरेंट्स होते हैं, ध्यान रखना है कि आप पे हमारी नजर नहीं है हर वक्त। आपको खुद को पता है कि आपके टेस्ट में क्या स्कोर आ रहे हैं, आप कितना प्रिपेयर कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट स्टडी। खुद से धोखा करोगे तो रिजल्ट फिर आपका वैसे ही धोखा देगा आपको। So don't do that thing and prepare well, and all the very best, Shruti, and I hope कि आपके जो भी aspirations है, जो भी आपको आगे करना है, आप बहुत जल्दी सारे fulfill कर लो, and a big congratulations to you on this great success. Thank you, ma'am. Okay. So to all the aspirants out there, students पढ़ते रहो, self discipline रखो, जो online पढ़ रहा है, offline वालों को तो हम मिलते रहते हैं। So see you all very soon, everyone. Till then, take care, bye bye, great day, and a very happy learning.